आज हम लोग देखेंगे 1998 को जो द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा जो हुई थी। पिछले वीडियो में हमने इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था के कुल 35 प्रश्नों को देखा था, जिसमें देखिए उसमें सबसे आखिरी जो प्रश्न था वो राज्य व्यवस्था से था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो हमने बताया था कि ये उस समय के करंट अफेयर से ये क्वेश्चन था, और अभी चूँकि 98 का पेपर है तो अभी भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ उनका नाम है। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो भारत के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं। अब इसके बाद से इसमें देखिए अर्थशास्त्र के प्रश्न हैं, अर्थशास्त्र, और इसके बाद से विज्ञान के प्रश्न हैं। तो देखिए इसमें अर्थशास्त्र से सिर्फ एक ही सवाल जो है कि वो पूछा गया है इस प्रश्न में, यानी इस सेट में जो 1998 का ये जो है सेट, तो इसमें सिर्फ जो है कि अर्थशास्त्र के एक ही प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है भारत की। तो ये उस समय के अनुसार इसका जो सही जवाब है कि वो 2282 रुपये। लेकिन अभी 2022-23 का आंकड़ा कहता है कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,72,000 रुपये हो गई है। राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो एक साल की अवधि में उसको कैलकुलेट किया जाता है कि एक साल के अंदर में औसत प्रति व्यक्ति आय कितना हो रहा है, कितना शुद्ध आय जो उस देश की है, और उसमें देश की जो कुल आय होती है, शुद्ध आय जो होता है एक साल के अंदर, और उसमें उसकी जनसंख्या से भाग देने पर ये आंकड़ा निकल के आता है। 2014-15 में ये आंकड़ा 86,000 समथिंग था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2023 में भारत के राष्ट्रीय जो औसत प्रति व्यक्ति आय है वो दुगनी हो गई है, इनकी डबल हो गया है। तो इस हिसाब से एक जगह हमको आंकड़ा मिला था कि 17,000 समथिंग ये पर मंथ के हिसाब से, लेकिन उस समय जो है कि ये 2282 रुपये था। ये भी हमको लगता है कि पर मंथ के हिसाब से दिया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है, और आप थोड़ा सा इस पर आप भी इसको सर्च करेंगे। अभी दिखा रहा है कि 1,72,000 रुपये वो ये सालाना होगा, माने प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें अब देखिए अगला जो सेक्शन इसका है, जो खंड है वो विज्ञान का है, और इसमें विज्ञान, इसके बाद से फिर और मिसलेनियस के कुछ प्रश्न हैं। लेकिन इसमें पहला जो प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस है, प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो ये हम लोग जानते हैं कि पौधे जो है कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ग्रहण करते हैं और उसमें ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, यानी कि इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन जो होता है वो उसकी पत्तियों से होता है, यानी कि उस ब्रायोफाइलम में जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पे कलिकाएं होती हैं साइड्स में, और उसी पत्तियों से नए पौधे का जन्म होता है। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन है पत्ती से, यानी कि इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो देखिए वसा में घुलनशील होने वाले कुल विटामिन जो हैं वो उसमें होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और फिर विटामिन के। ये 5 जो विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील हैं। तो इसमें ऑप्शन ए एक दिया है सी नंबर में, यानी कि इस तरीके से इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए जो है इस ऑप्शन के अनुसार। इसके अलावा विटामिन के ए के अनुसार डी, ई और के, इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर जल में विटामिन के घुलनशीलता के बारे में पूछे तो आपको याद रखना होगा WBC, यानी कि W फॉर वाटर हो जाएगा, और उसमें वाटर में जो है कि बी और सी, विटामिन बी और सी, ये 2 विटामिन घुलनशील होते हैं जल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग जो है कि सर्वाधिक ये ठोस में होता है, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। पेट्रोलियम के बहुत सारे जो है कि उत्पाद होते हैं, जैसे मिट्टी का तेल है, डीजल है, इसके अलावा अन्य बहुत सारी जो उत्पाद जो हैं काफ़ी उपयोगी होते हैं, और उसको पेट्रोलियम के उत्पादों को प्रभाजी आसवन विधि से उसको प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि
निम्नांकित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? इसमें देखना है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी कि सबसे अधिक इसमें इलास्टिक कौन होता है। तो इसमें देखिए कांच, स्टील, रबड़ और चांदी में सबसे ज़्यादा जो है कि जो इलास्टिक होता है वो स्टील होता है। ये प्रत्यास्थता का गुण कुछ पदार्थों में पाया जाता है कि जब उस पर हम दाब लगाते हैं या बल लगाते हैं तो उसके आकृति में, उसके आकार में परिवर्तन आता है और फिर से जब उसको हटा लेने के बाद से वो अपने फिर से मूल अवस्था में आ जाती हैं। तो इसमें स्टील जो होता है, तो ये देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि रबड़ ही ज़्यादा इलास्टिक है, लेकिन नहीं, रबड़ से भी ज़्यादा इलास्टिक स्टील होता है। यानी कि अगर दबाव दिया जाएगा तो उसमें विरूपण जो होता है वो स्टील में ज़्यादा होगा और उससे ज़्यादा लंबाई तक उसको खींचा जा सकता है। यानी कि इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है, स्टील। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन केवल एक ही तत्व से बना हुआ है? तो इसमें देखिए बालू, कांच, हीरा और पानी। इसमें देखिए बालू भी जो है कि अलग अलग कणों से, या इसमें बालू में अनेक प्रकार के कण पाए जाते हैं अलग अलग पदार्थों के। कांच जो है कि कांच भी जो है कि अलग पदार्थों से बना होता है। और ये हीरा जो है कि चूँकि हीरा क्या है कि कार्बन का अपरूप है, तो इसमें सिर्फ कार्बन होता है। पानी हम लोग जानते हैं कि इसका H2O इसका सूत्र होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बना होता है। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही पदार्थ से बना हुआ जो पदार्थ है वो हीरा है। इसका सही जवाब हीरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोज ने आविष्कार किया। सोज जो है कि उसका किसका आविष्कार किया था? तो सोज ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था, यानी कि ये इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, क्लोरीन नहीं होता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% जो है कि वो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन होता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। क्लोरीन जो है कि वायुमंडल का अंग नहीं है, यानी कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में ये नहीं है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ये सही है, क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण, यानी कि प्रोटीन की कमी के कारण और प्रोटीन कैलोरी के कारण, उसकी कमी के कारण बच्चों में क्वाशियोरकर नामक एक बीमारी हो जाती है, जिसमें बच्चे के सभी अंगों का विकास एक समान नहीं होता है और उनमें उनका सभी अंगों का विकास एक समान नहीं होता है और ये प्रोटीन के कुपोषण के चलते होता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध में वसाधारिता कम हो जाती है किस मौसम में? जब पशुओं के चारे में कमी आती है, या उसमें जो पशुओं का जो फीड होता है तो उसमें जब कमी आती है तो उसमें क्या होता है कि दूध में वसा की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसका यानी कि ग्रीष्म ऋतु में ऐसा होता है। मानव शरीर में प्रचुर तत्व कौन है? मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे जो प्रचुर जो मात्रा में तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। ये शरीर के कुल वजन का 65% होता है। उसके बाद से जो है उसमें अन्य तत्व होते हैं। जल की मात्रा उससे कुछ कम होती हैं, उसके बाद से उसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो इस तरीके से इसमें जो है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रचुर तत्व पाया जाता है मानव शरीर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा कितनी होती है? अगर कोई वयस्क व्यक्ति है तो प्रति 24 घंटे में उसके शरीर में कितनी मात्रा में मूत्र उत्पन्न होगा? तो ये 1.5 यानी कि 1.5 लीटर से 2 लीटर तक मूत्र का निर्माण होता है प्रति 24 घंटों में। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न है कि यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल कर आते हैं तो आपकी छवि किस गति से बढ़ेगी? तो देखिए इसमें अलग अलग कंडीशन होते हैं। इसमें 3 कंडीशन पे सवाल पूछे जाते हैं। पहला होता है इसमें कि अगर मान लेते हैं कि इसमें देखिए इस सवाल के अनुसार है कि समतल दर्पण की ओर, इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण स्थिर है, यानी कि विराम अवस्था में है और उसमें किसी व्यक्ति को कब बोल रहा है कि वो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से वो दर्पण की ओर जाता है, तो उसकी छवि मतलब आपकी छवि किस गति से आपकी तरफ बढ़ेगी। तो अगर दर्पण विराम अवस्था में है और उसके तरफ कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो उसमें नियम है कि जिस वेग से आप जा रहे हैं तो उसी वेग से जो है कि वो प्रतिबिंब भी रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि उसी वेग से प्रतिबिंब भी उसमें इमेज आपका बनेगा और आपकी तरफ आएगा।
लेकिन अगर इसमें कंडीशन है कि अगर व्यक्ति स्थिर है और दर्पण को अगर गति के साथ अगर उसमें ले जाया जाएगा तो वो डबल वेग से जो है कि वो उसका प्रतिबिंब सामने आता है, यानी तब इसका आंसर ये 20 हो सकता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि दर्पण की ओर आप जाते हैं, इसका मतलब है कि दर्पण विराम अवस्था में है और व्यक्ति गति की अवस्था में है, तो सेम स्पीड से वो आएगा सामने। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कि ऑप्शन इसका ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की लंबाई क्या होती। तो वायुमंडल के नहीं होने पर दिन की जो लंबाई होती, ये प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन से संबंधित प्रश्न है। वायुमंडल नहीं होता तो दिन की लंबाई कुछ कम हो जाती, दिन की अवधि जो है कि थोड़ी सी कम हो जाती। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह है। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त जो प्लास्टिक के जो टेप होते हैं तो उसमें पदार्थ का लेप लगाया जाता है, तो वो कौन से पदार्थ हैं। तो वो जो है कि आयरन ऑक्साइड होता है, यानी कि इसका सही जवाब है आयरन ऑक्साइड यानी कि डी। अगला है कि निकटतम तारे यानी कि सूर्य के अतिरिक्त प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इसमें देखिए, इसमें सही जवाब होगा कि 4.2 वर्षों में वो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। पृथ्वी के जो निकटतम सितारे हैं यानी कि सूर्य को छोड़ दिया जाए, सूर्य के अतिरिक्त, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में आता है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रकाश है वो 4.2 वर्षों में आता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न होगा कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कब नहीं होता है। पहले ध्वनि के डॉपलर प्रभाव को समझ लीजिए। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव ये कहता है कि जब हम किसी ध्वनि स्रोत के पास रहते हैं तो उस समय क्या होता है कि ध्वनि तेज सुनाई देती है, उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही वो ध्वनि स्रोत हमसे दूर होता है या हम उस ध्वनि स्रोत से दूर होते हैं, यानी कि अगर ध्वनि स्रोत और पर्यवेक्षक के बीच अगर अपेक्षिक गति होती है, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो जब ध्वनि श्रोता के पास जाती है तो उसका क्या होता है कि उसका तीव्रता ध्वनि की वो ज़्यादा सुनाई देती है, और जब वो दूर जाता है तो ध्वनि की तीव्रता यानी कि ध्वनि की आवृत्ति कम हो जाती है। इसे कहा जाता है ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। तो ध्वनि का जब जो स्रोत होगा वो पर्यवेक्षक से अगर जब दूर होता है तो ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है। जैसे हम इसके उदाहरण को देख सकते हैं कि जब हम किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और जब ट्रेन हमारी तरफ आ रही होती है तो उसमें उसका जो हॉर्न बजता है ट्रेन का, तो उस समय उसकी सीटी की आवाज़ हमको ज़्यादा सुनाई देती है, और वहीं जब ट्रेन जब हमसे दूर जाना लगती है विपरीत दिशा में तो उसमें उसकी आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। इस तरीके से इसी तरह से प्रकाश का भी डॉपलर प्रभाव होता है कि अगर जब हम किसी बिजली के पोल पर या बिजली के बल्ब के पास रहते हैं तो हमें प्रकाश की जो लाइट है वो ज़्यादा महसूस होती है, और वही हम जब दूर से जब बिजली के बल्ब से हम दूर जाते हैं तो हमें उसकी प्रकाश थोड़ी सी धीमी नज़र आती हैं, यानी कि ऐसा महसूस होता है कि उसका लाइट कम हो गया या कम हो रहा है। ये प्रकाश पर आधारित डॉपलर स्रोत होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है कि जब ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता है तो डॉपलर प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी होती है। परमाणु की जो प्रभावित त्रिज्या होती है वो 10 के पावर 10 मीटर होती हैं। 10 के पावर -10 दिया है, -10 मीटर, ये जो है कि परमाणु की त्रिज्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि प्रयोग होता है। रेडियो, ध्यान से देखिएगा कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है भवनों की आयु का पता लगाने के लिए, या जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए, चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए, या फिर उपयुक्त सही। तो रेडियो कार्बन तिथि का जो पद्धति है तो उसका जो प्रयोग होता है, हम शुरू से इसको पढ़ते आ रहे हैं, अपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जो इसको हम C14 यानी कि कार्बन 14 पद्धति के नाम से भी जानते हैं। कि इसमें हमको पता है कि जीवाश्म जो होते हैं, जो पृथ्वी के नीचे जो जीव जंतुओं के जो अवशेष मिलते हैं, जैसे कि हड्डी हो गया या फिर जीव जंतुओं के इस तरह से कोई भी जो शारीरिक जो हड्डियां हैं या जो अवशेष होते हैं पेड़ पौधों की, तो उसमें क्या होता है कि हम उसके उम्र का पता लगाते हैं। प्राचीन इतिहास में इसका काफ़ी उपयोग है और उसी के आधार पे प्राचीन इतिहास लिखने में काफ़ी सहायता मिली है, क्योंकि खुदाई से जो वस्तुएं मिलती थी, जो जीवों के अवशेष मिलते थे, तो उसको इसी विधि से जो है कि उम्र का निर्धारण होता है और उस आधार पर उस समय के काल का अनुमान लगाया जाता है या उस पर अन्य तथ्य सामने आते हैं।
तो ये हो गया कि जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन तिथि निर्धारण यानी कि C14 पद्धति जो है, इसको रेडियो डेंटिंग तिथि पद्धति भी कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था, तो ये आर्यभट्ट था। भारत का जो पहला वैज्ञानिक उपग्रह था उसको 1975 में इसको छोड़ा गया था। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो है कि वो 28 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन CB रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और इस तरीके से इसलिए इसको 28 फरवरी के दिन विज्ञान दिवस मनाया जाता है, साइंस डे। इसमें और जो तारीख दिए हुए हैं, जैसे मान लेते हैं कि 5 सितंबर को ये हम लोग मनाते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। ऐसे 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा का भी उनका उस दिन निधन हुआ था। इस तरीके से ये काफ़ी मेमोरेबल हैं। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर और 1945 को राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो ये सब चीज़ें जानने लायक हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस जो है कि ये रोग है फेफड़ों से संबंधित हैं और फेफड़ों से संबंधित जो रोग होते हैं वो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है उसको, कि फेफड़ों में जब सूजन हो जाता है, खांसी बलगम की जब शिकायत होने लगती हैं तो उस समय ब्रोंकाइटिस रोग के कारण ही होता है। 2 सप्ताह से ज़्यादा अगर खांसी या बलगम होता है तो उसमें ब्रोंकाइटिस रोग के लक्षण या उसकी संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये फेफड़ों से संबंधित एक रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, किस रोग से बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो BCG का टीका बच्चों को लगता है कि ये क्षय रोग से, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का जो रोग होता है, तो जिन बच्चों में इसकी संभावना दिखाई देती है कि उसको क्षय रोग हो सकता है, या फिर बच्चों में ये BCG का टीका इसलिए दिया जाता है ताकि उनको भविष्य में क्षय रोग से बचाया जा सके या क्षय रोग के शिकार वो न हो जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी हैं? तो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें जो मलेरिया बीमारी है वो सबसे तेज गति से फैलने वाली एक बीमारी है, जो मच्छरों के काटने से, यानी कि मादा एनाफिलीज के काटने से ये बीमारी होती है। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। घावों के सिर्फ भरने में सहायक करने वाला, यानी कि सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो हम जानते हैं कि विटामिन K जो होता है वो रक्त का थक्का बनाता है और घावों को भरने में हमारी सहायता करता है, और इस वजह से घाव जो होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है, विटामिन K। घावों को सिर्फ भरने में सहायता करने वाला विटामिन है, तो ये विटामिन K है। इस तरीके से अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। अनुवांशिक कूट के लिए कौन सा कूट जो है कि वो उत्तरदायी है? यानी कि अनुवांशिकता का जो गुण होता है मनुष्यों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होता है, उसके लिए DNA ये जो है कि वो जिम्मेवार है। यानी कि DNA जिसकी खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था। इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही है। DNA जो है कि अनुवांशिक कूट के लिए ये उत्तरदायी हैं या अणु हैं। अगला प्रश्न होगा, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है या घटता है, स्थिर रहता है या घटता बढ़ता रहता है? जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जो रक्तचाप होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो घट जाता है, यानी कम से कम 20% की कमी इसमें आती है। क्योंकि आदमी जब काम करता रहता है, जगा रहता है, तो उसका जो रक्तचाप है वो ज़्यादा रहता है और सोने के बाद उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अब देखिए अगला जो सेक्शन वो गणित का है। इसमें हमने बताया था कि 93-96 का हम लोगों ने पेपर इसके पहले देखा है, तो उसमें मैथ जो है कि वो किसी भी सेक्शन में नहीं था, लेकिन इसमें देखिए इसमें 5 सवाल जो पूछे गए हैं वो मैथ से पूछे गए हैं। तो 5वें सवाल को आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि अलग से हमने इसका PDF नहीं बनाया था, नहीं तो इसको हल भी यहीं पे कर देते, क्योंकि लिखने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। फिर भी कोशिश करेंगे इसको आपको हिंट देने के लिए, आप इसको हल कर सकते हैं, या नेक्स्ट इसका एक वीडियो बना देंगे जिसमें इसको सोल्यूशन के साथ इसका वीडियो रहेगा। देखिए इसमें एक पहला ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन पर आधारित है, कि इसमें कह रहा है कि निम्नांकित में से अनुपस्थित कौन सा अंक है। एक श्रृंखला दी हुई है,
इसमें देखिए पहला 3, 7, फिर ये 16, फिर ये 35 है। तो इसमें देखना है कि आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये किस पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है। तो देख लीजिए इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, फिर यहाँ पे ये 9 का गैप हो जा रहा है, फिर यहाँ पे ये कम से कम 19 का गैप हो रहा है। तो यहाँ से कोई ख़ास चीज़ पर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि अगर इसमें देखा जाए तो जैसे देख सकते हैं कि जैसे 3 है, 3 में अगर 2 से हम गुणा करें और इसमें 1 जोड़ दें तो हमको 7 मिल जाता है, 6 और 1 7। इसी तरह से अगर हम 7 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो 7 दूनी 14 और ये 15 हो जाएगा। 7 14 और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 जोड़ना है। तो इस तरीके से ये 16 भी हो जाएगा। 7 ये 2 और इसमें 2 जोड़ना है, यानी कि पहला में जो भी संख्या दी गई है उसमें डबल करना है उसका, और उसमें क्रम वाइज उसमें 1 2 जोड़ते जाना है। फिर देखिए अगर तीसरा जो है तो देखिए तीसरा अब तो 16 मिल गया, तीसरा हो गया। 3 में गुणा किए, 2 से 1 जोड़े 7, 7 में 2 से गुणा किया और 2 जोड़े तो 16 हो गया। इसी तरह से 16 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, इसमें चूँकि 2 जोड़ चुके हैं अब 3, तो 16 दूनी 32 और 3 35 होगा, तीसरा हो जाएगा। इसी हिसाब से हम अगर तीसरा जो ऑप्शन दिया है 35 मिला हमको यहाँ पे, और 35 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम फिर इसमें अब कितना जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमने 1 जोड़ा है, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3 और यहाँ पे 4। तो 35 दूनी 70 और 70 4 74। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन हो रहा है 74, 74 इसका ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ करके और बारी बारी से उसमें 1 2 3 और ये 4 उसमें जोड़ते जाना है, डबल करके और उसमें क्रम वाइज संख्या जोड़ दीजिएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी, तो अभी मेरी आयु क्या है। आप मान लीजिए कि अभी आपकी आयु x वर्ष है। कह रहा है कि 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले अगर वर्तमान में x है तो 20 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, 20 वर्ष पहले जो है कि वो हो जाएगी x - 20, क्योंकि जब पहले है तो इसमें हम 20 को हटा लेते हैं, बाद रहेगा तो उतना जोड़ देते हैं। तो अभी 20 वर्ष पहले की जो आयु है वर्तमान आयु की, यानी कि x की क्या है, x/3 है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि आप x और x - 3 को एक तरफ कर दें, इधर से ये 20 इधर आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3x - 2x x, यहाँ से चूँकि ये घटाव हो गया, यहाँ से हो जाएगा ये 2x = हो जाएगा 2x/3 = 20। यानी कि इस तरीके से ये हो जाएगा कि 2x और /3 = 20 हो गया, यानी कि 2x का मान जो हो जाएगा वो 60 के बराबर होगा। इस तरीके से x का जो मान होगा वो हो जाएगा 30, यानी कि वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 30 वर्ष। इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही है, 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि वह न्यूनतम अंक क्या है जिससे 2352 को गुणा दे करके इसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। तो इस ऐसे सवालों के लिए हम ऑप्शन से ही सही कर सकते हैं। इसमें आप बारी बारी से 2352 में 2 से, फिर 3 से, 4 से, 6 से गुणा करके देख लें कि किससे गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। तो आप इसमें देखिए अगर हम 2352 में अगर हम 3 से गुणा करें तो ये हो जाता है, ये जो है ये 7056 होता है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ये हो जा रहा है 7056, और इसका जो ये वर्गमूल है वो 24 हो जाएगा, यानी कि ये पूर्ण वर्ग है। और इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 84 होता है, यानी कि इसका सही जवाब 3 है। क्योंकि हमने चेक किया था गुणा करके, तो 2 से और फिर 2 से, 4 से, 6 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये पूर्ण वर्ग हो जा रहा है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए, या जो किसी संख्या का स्क्वायर हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि x + y = 6 दिया हुआ है और फिर x - y = 4 है, तो x - y को देखना है किसके बराबर हो रहा है। तो इस पर हम इसका 2 इक्वेशन ले सकते हैं, ये पहला है और ये दूसरा है। आप इक्वेशन को भी हल कर सकते हैं।
नहीं तो इसमें एक और चीज़ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 3x - y = 4, तो आप इसे ऐसे इसका मान निकाल सकते हैं। 3x - y = 4 है, यहाँ से हम y का मान पहले निकाल लेते हैं। 3x और माइनस ये 4 इधर आएगा तो माइनस में इधर हो गया y, यानी कि y का मान हो गया 3x - 4। अब आप इस इक्वेशन में y का मान रख सकते हैं। वहाँ से पहले x का मान निकलेगा और फिर उसके बाद से उसको x का मान निकलेगा, तो किसी इक्वेशन में x रख के y निकाल सकते हैं और तब इस दोनों को हटा सकते हैं, इसका मान निकल जाएगा। अगला प्रश्न होगा, हालांकि इसका सही जवाब है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा -1। इसका आंसर सही होगा, यानी कि आप हल करके देखेंगे। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि इसका एक अलग से इसको सॉल्यूशन के साथ इसका वीडियो हम अपलोड कर दें। अगला प्रश्न है कि यदि हम किसी अंक से उस अंक का 75% घटा देते हैं तो हमें 75 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। मान लेते हैं कि कोई संख्या x है और x में से हम x का 75% माइनस कर देते हैं तो हमें फिर से 75 प्राप्त होता है। हम इसी को हल करेंगे। x - x × 75% = 75। ये हो जाएगा x - x इक्वल मल्टीप्लाई, इसको हम 75/100 कर सकते हैं भाई, और इक्वल टू में हो जाएगा ये 75। तो आप इसको हल करेंगे तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा और इस तरीके से इसका जवाब जो है वो सही जवाब इसका 300 होगा। तो ये 4 प्रश्न जो पूछे गए हैं वो 4 नहीं 5 प्रश्न हैं, ये मैथ से पूछे गए थे। अब इसके बाद से जो अगला सेक्शन है वो विविध का है, यानी कि मिसलेनियस कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे उसे भी देख लेते हैं। पहला है कि भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सबसे निर्धन राज्य है वो उस समय के डेटा के अनुसार भी, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग 99 का क्वेश्चन है, तो उस समय का डेटा के अनुसार जो है कि ये इसका सही ऑप्शन बिहार था। वर्तमान में भी इसका सही आंसर बिहार ही होगा, क्योंकि नीति आयोग ने जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया था 2021 में, बस उसके अनुसार ये उसका आंकड़ा कहता है कि भारत में बिहार, झारखंड और यूपी सबसे जो है कि गरीब राज्य हैं। उसमें बिहार का नाम पहले था, बिहार का स्थान पहला है, और बिहार में शिवहर जिला को सबसे गरीब जिला घोषित किया गया है। तो इस तरीके से इसमें बिहार जो है कि वो सबसे निर्धन राज्य है भारत के राज्यों में। अगला प्रश्न है कि हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है। तो हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला जो देश है वो फिनलैंड है। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है, या इसने किसने लिखा था। तो ये लिखे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और इन्हीं के जन्मदिन को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी लिखी गई थी। कामायनी जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जयशंकर प्रसाद की बहुचर्चित रचना है कामायनी। ये कामायनी जो है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि विश्वनाथन आनंद कौन से खेल खेलते हैं। ये सब लोग जानते होंगे। विश्वनाथन आनंद जो है कि ये शतरंज के खिलाड़ी, यानी कि चेस के खिलाड़ी हैं, शतरंज खेलते हैं ये, और ये भारत के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है। तो भारत में जो सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार हैं वो परमवीर चक्र है, यानी कि परमवीर चक्र जो है कि शौर्य क्षेत्र में सैनिकों को किसी भी क्षेत्र में, या मतलब ज़मीन या फिर जो है कि आकाश या इस तरह के किसी भी युद्ध में सैनिकों को वीरता दिखलाने के लिए या शौर्य दिखलाने के लिए उनके अदम्य साहस के सम्मान में परमवीर चक्र जो है कि प्रदान किया जाता है। उसके बाद से महावीर चक्र आता है, और सबसे निचला जो 3 प्रकार के भारत में शौर्य पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। उसके बाद महावीर चक्र का नाम आता है, और तीसरे नंबर पे वीर चक्र आता है। तो इसका सही जवाब है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है कि फर्नांडो कैलोर द मेलो किस देश के हैं। तो ये ब्राज़ील के थे, और ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे।
यानी कि ब्राज़ील देश के थे ये, फर्नांडो कैलो द मेलो। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस जो है कि वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलिफेंट पास किस स्थित है। एलिफेंट पास यानी कि एलिफेंट जो दर्रा है, इसको हाथी दर्रा के नाम से भी जाना जाता है, एलिफेंट पास स्थित है, कहाँ है, तो ये श्रीलंका में है। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि अल गोर हैं। अल गोर क्या हैं, तो अल गोर जो है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, 45वें उपराष्ट्रपति थे ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि मर्डेका कप संबंधित हैं। मर्डेका कप जो है कि ये फुटबॉल से संबंधित हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। मर्डेका कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि आलोक कुमार का संबंध, तो आलोक कुमार का जो संबंध है वो स्नूकर से है, यानी कि ये स्नूकर के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि इक्वाडोर की राजधानी, ये पिछले प्रश्न पत्र में भी आया हुआ था, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है, क्विटो इसकी राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था। तो साइकिल का जो आविष्कार किया था तो ये 1939 में स्कॉटलैंड के मैकमिलन जो थे उन्होंने साइकिल की खोज की थी 1939 में। ये मैकमिलन जो है कि स्कॉटलैंड के थे। इसका ऑप्शन ए सही है। आइजॉल की राजधानी, आइजॉल जो है कि ये मिजोरम की राजधानी है। इसमें इसके बाद और देख लीजिए, जो ऑप्शन है मिजोरम की राजधानी आइजॉल है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और मणिपुर में फ़िलहाल हिंसा जारी है और वहाँ पे दो गुटों के बीच में, दो जनजातियों के बीच में काफ़ी हिंसा चल रही है और पिछले 50 दिनों से मणिपुर की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें आइजोल पूछा है, आइजोल की राजधानी, ये आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि चेन्नई यानी कि जो मद्रास का एसटीडी कोड क्या है। तो चेन्नई का जो कोड है वो 044 यानी कि 044 है। इसका सही जवाब होगा 044 यानी कि डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरीना बीच यानी कि जो सागर तट होते हैं जिसको बीच कहा जाता है, मरीना बीच स्थित है, कहाँ स्थित है, तो मरीना बीच जो है कि वो चेन्नई में है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी कि मरीना बीच चेन्नई में है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 2011 के अनुसार उसकी जनसंख्या 19-20 करोड़ थी, लेकिन फ़िलहाल अभी 2022-23 का आंकड़ा बता रहा है कि उसकी जनसंख्या फ़िलहाल अभी यूपी की जनसंख्या जो है वो 23 करोड़ के आसपास है, यानी कि 22 से 23 करोड़ की जनसंख्या पहुंच चुकी है। जैसे हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है, उसके बाद से बिहार, महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार आता है। एक ये प्रश्न है, बधाई संदेश वाले तार कूट का अंक कितना है। इसके अनुसार इसमें जो सही जवाब दिया हुआ है ये 88 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है, इसका 14 इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। हमने काफ़ी इसके लिए प्रयास भी किया, नेट पे सर्च किया, लेकिन फ़िलहाल ये क्वेश्चन, अगर आपको इसमें से कोई कुछ जानते हो भाई साहब तो ज़रूर इसमें आप हमको समझाएं। बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक क्या है, ये क्वेश्चन क्लियर हो नहीं पा रहा है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई है, तो उसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछा हुआ है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं कि ये हैं प्रवीण सूद, जो हैं वो बने हुए हैं प्रवीण सूद। ये सीबीआई के जो है कि नए अध्यक्ष बने हुए हैं जो मार्च 2023 से अभी हैं। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन है प्रवीण सूद। तो ये पुराना, चूँकि ये 1998 के डाटा के अनुसार है। इस तरीके से अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कहाँ पाई जाती हैं, संस्था कही जाती है। ये क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा ने जो संस्था, जो मदर टेरेसा के द्वारा जो भी स्थापित जो संस्थाएं चलती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। इसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। दूसरा है कि
भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो भारत ने अपना पोखरण जो परीक्षण किया था ये 1974 में किया था, 18 मई 1974 को। और ये जो है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुआ था, उस समय ये थे। और 1974 में पोखरण में इसका परमाणु हुआ था। पोखरण जो है कि राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल एरोनॉटिक्स, इसको पढ़ लीजिए फिर से, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है। ये जो है कि इसको हम शॉर्ट में नासा के नाम से जानते हैं। और ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष कंपनी है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी कंपनी है। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल में गुलजारी लाल नंदा को प्रदत्त सम्मान है। गुलजारी लाल नंदा को उस समय कौन सा ये पुरस्कार दिया गया था? तो इसमें उनको जो है कि भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था। यानी कि इसका ऑप्शन सी है, ये सही है। और ये भी जो है कि उस समय के करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। तो इस तरीके से अभी भी अब ये 2022-23 में या अभी हाल के वर्षों में जो पुरस्कारों का जो वितरण किया गया है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो ये करंट के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रश्नों को देखना पड़ेगा, यानी कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है चैंपियन ट्रॉफी संबंधित है। चैंपियन ट्रॉफी जो है कि ये क्रिकेट से संबंधित है। और निम्नांकित राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में किसमें शिवाजी गणेशन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये सब प्रश्न जो है कि उस समय के करंट के क्वेश्चन हैं। और इसमें सही जवाब है कि 44वें मतलब ये जो फिल्मोत्सव हुआ था उसमें शिवाजी गणेशन को दादा साहब फाल्के अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि 5वें वेतन आयोग अनुशंसित सर्वोच्च वेतनमान कितना है? तो ये 30,000 रुपये था। अभी 7वां वेतनमान चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री उस समय के अनुसार जो है कि ये थे, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री थे 1998 का ये प्रश्न है। ये सब करंट के क्वेश्चन हैं। तो उस समय जो है कि इसका सही जवाब है कि ये उपयुक्त में से कोई नहीं। उस समय के अनुसार ये 4 जो नाम दिए गए हैं 3 उसमें से कोई नहीं था। फिलहाल बिहार के उप मुख्यमंत्री आप जानते होंगे तेजस्वी यादव हैं। अगला प्रश्न है कि 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को वापस किया। कौन सा क्षेत्र वापस किया था? तो ये उसमें हांगकांग का जो क्षेत्र था वो ब्रिटेन ने चीन को वापस कर दिया था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक जो हैं ये हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आनंद मठ के लेखक हैं। और जो वंदे मातरम गीत जो लिया गया है वो आनंद मठ से लिया गया है। अगला है और आखिरी प्रश्न इसका है कि आलमगीर नामा के लेखक थे। आलमगीर नामा यानी कि आलमगीर जो है कि ये औरंगजेब का नाम था। और औरंगजेब जो है कि इसको आलमगीर नामा में मोहम्मद काजिम ने औरंगजेब के 10 वर्षों के शासन के इतिहास को लिखा है। तो इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन, ये आपके 64-65 प्रश्न जो हैं कि साइंस और मैथ और मिसलेनियस के थे। इसके पहले के जो वीडियो 35 जो इसके सवाल हैं वो इसके पूर्व के वीडियो में हमने कल ही अपलोड कर दिया था, आप इसे अवश्य देख लें। इस वीडियो को इस प्रश्न पत्र को करते समय हमने काफ़ी सावधानी बरती हैं। फिर भी इसके बावजूद भी अगर मिस्टेक हुआ हो तो आप अपना कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।